एक बाप को अपनी बेटी की शादी कराने की चिंता हो रही थी, तो वो उसकी शादी के लिए एक रिश्ता ढूँढने के लिए जाता है, उसका पति ढूँढने के लिए जाता है और इधर-उधर बातचीत कराता है। लगभग 4 से 5 महीने गुज़र जाते हैं, लेकिन उसे अपनी हैसियत के हिसाब से कहीं भी लड़का नहीं मिलता है। दोस्तों, उसी के गाँव का एक साला था, तो वो उससे बातचीत करता है। जो साला था वो एक मीडिएटर का काम भी करता था, तो उससे बात करता है कि मेरी बेटी है और मैं इतने पैसे लगा दूंगा, अगर तुम्हें कोई हमारी हैसियत का मिल जाए तो हमें बताना। दोस्तों, जो साला था वो हाँ बोल देता है, कहता है कि देखिए, फलाने तारीख को तुम हमारे साथ चलना, वहाँ तुम्हारी बेटी के लिए हाथ मांगेंगे। दोस्तों, ऐसा ही होता है, जिस तारीख को वो चुनते हैं उसी तारीख को जाते हैं और वहाँ बातचीत करते हैं। जो लड़का था, जिस लड़की के लिए ढूंढने के लिए गए थे, वो लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा था, होनहार था और हैंडसम भी था। लड़के के पिता जब देखते हैं उस लड़के को तो वो पसंद आ जाता है, क्योंकि हैसियत में भी था। तो फिर दहेज की बातचीत होती है। दहेज में जो मांगता है वो मांगता है लड़के का बाप कि हमें एक बलेरो चाहिए, बलेरो कार, और 1 तौले की सोने की लर, एक अंगूठी और 5 लाख रुपए हाथ पर चाहिए पक्की में। दोस्तों, लड़का होनहार था, पढ़ा लिखा था, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था और जो बाप था वो भी अच्छा था। तो लड़की के बाप को लड़का पसंद आ जाता है, फिर बिचौलिया से बातचीत करता है और दोस्तों जो शादी थी वो पक्की हो जाती है, लड़का पसंद आ जाता है। अब जैसे ही शादियों का सीजन आता है तो शादियों के सीजन में उन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, लड़की का नाम जो था वो महक था और जो लड़का था उसका नाम योगेश था। दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद में दुल्हन अपनी ससुराल आई और अपने पति को बेइंतहा प्यार करने लगी। दोस्तों, उन दोनों का रिश्ता फल फूलने लगा। दोनों का जो जीवन था वो एक दूसरे के प्रेम के लिए बढ़ चढ़ गया। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। समय ऐसे ही गुजरने लगा। जो महक थी, ये भी पढ़ी लिखी लड़की थी और इसका सपना था कि ये एक, अगर सरकारी जॉब ना तो एक प्राइवेट जॉब करे और प्राइवेट सेक्टर में काम करे, चाहे महीने की इनकम बेशक 10-12 हज़ार हो। और जो दोस्तों, ये जो योगेश था, ये पढ़ा लिखा था और ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था और इसका उद्देश्य था कि ये एक सरकारी अफसर बने और घर को तरक्की दे, अपने पिता का नाम रोशन करे। ऐसा ही चलता रहता है। बाप जो था वो टेलर था, टेलर का काम किया करता था। बेटा भी टेलरिंग जानता था, कपड़े बनाना जानता था, तो वहीं पार्ट टाइम काम किया करता था और अपनी पढ़ाई को करता था। अब जो महक थी, इसे एक प्राइवेट सेक्टर में काम मिल जाता है। कॉल गर्ल की इसे जॉब मिल जाती है। दोस्तों, कॉल गर्ल वो वाली नहीं, कॉल गर्ल कॉल सेंटर पर जो हम कस्टमर केयर से बात करते हैं वो वाली से जॉब मिल जाती है। महीने की इसकी जो इनकम थी वो 12,000 रुपये थी, मिलती है और इसे वो करने लग जाती है। अब दोस्तों, घर की बहू काम करने जाती और घर का बेटा घर में अपने पिता के साथ काम करता और अपनी पढ़ाई करता। ऐसे ही चलता रहता है। अब गांव समाज जो था वो बोलता है कि बाप और बेटे मिलकर के बहू से काम करा रहे हैं, घर में पड़े रहते हैं, बहू काम कर रही है। तो दोस्तों, गांव समाज की ये बातें बहुत ही ज़्यादा चुभने लगती हैं योगेश को और योगेश के पिताजी को। तो वो अपनी बहू को काम करने के लिए मना कर देते हैं। बहू से कहते हैं कि तुम काम मत करो। बहू बार बार समझाती है कि समाज का क्या है, समाज तो कहता ही रहता है, अगर आप समाज की सुनोगे तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन दोस्तों, योगेश को और योगेश के माता पिता को ये बात समझ में नहीं आती और वो अपनी बहू से बोल देते हैं कि तुम काम नहीं करोगी। दोस्तों, अब बहू लाचार थी, विवश थी, उसे अपने पति और अपने ससुर की बातें माननी पड़ती हैं। अब समय
ऐसा थोड़ा थोड़ा गुजरने लगता है। लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने तक महक अपने घर में ही रहती है। और जो योगेश था, अब इसकी एक एमटीएस हवलदार में सिलेक्शन हो जाता है। एमटीएस हवलदार की इसे जॉब मिल जाती है। महीने की जो सैलरी थी वो 27-28 हज़ार रुपये होती है। अब ये सरकारी बन जाता सरकारी आदमी। तो ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि दोस्तों एमटीएस का जो एक कर्मचारी होता है वो देश के विभिन्न कोनों में काम करता है। अलग अलग उसकी पोस्टिंग होती रहती है। तो उसकी भी पोस्टिंग अपने गांव से, अपने घर से दूर हो जाती है। तो वो अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ चला जाता है और एक कमरा किराए पर लेकर के रहने लगता है। लगभग उसे वहाँ 6 से 7 महीने होते हैं। और 6 से 7 महीने होने के बाद में जो पत्नी थी उसका प्यार अपने पति योगेश के लिए कम होने लगता है। तो वो वहाँ से अपने पीहर में आ जाती है और वहीं पर रहने लगती है। योगेश भी अपनी पत्नी महक को लेवाने के लिए नहीं जाता है। उन दोनों में दोस्तों दूरियां बढ़ने लगती हैं। दूरियां बढ़ने का जो कारण था वो ये था कि योगेश जो था उसका किसी अन्य लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। और योगेश का अपनी पत्नी के ऊपर ब्लेम था कि उसका किसी और लड़के के साथ में चक्कर है। तो इस तरह से उन दोनों में दूरियां बढ़ी तो महक अपने घर चली गई। लगभग 4 से 5 महीने उसे हो जाते हैं अपने पीहर में रहते रहते। तो जो महक के पिताजी थे वो एक दिन योगेश के पिता को फ़ोन करते हैं। कहते हैं कि आपने अभी तक हमारी बेटी को बुलाया नहीं, आखिर क्या बात है। तो जो योगेश के पिताजी थे बोलते हैं कि देखिए, हमारा कोई इरादा नहीं है आपकी बेटी को अपने यहाँ बुलाना। हम अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते हैं। हम आपकी बेटी से अपने बेटे का तलाक चाहते हैं। तो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह है, ऐसी क्या कारण है जो आप हमारी बेटी से तलाक लेने की बातें कर रहे हैं अपने बेटे का। तो योगेश के पिता बोलते हैं कि देखिए, आपकी बेटी जो है वो कहीं और किसी और के साथ संबंध है और हम ऐसी पत्नी को अपने घर में नहीं रखेंगे, ऐसी बहू को। दोस्तों ये बात बहुत ही ज़्यादा चुभती है महक के पिता को। और फिर इसके बाद में बात तलाक तक तो नहीं पहुंचती, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ जाती है। दोनों परिवार जो थे वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों गांव में एक पति पत्नी का तलाक इतना आसान नहीं होता है जितना सभी लोग सोचते हैं, सभी लोग इमेजिन करते हैं। लगभग 6 महीने और गुजर जाते हैं। 6 महीने तक इनमें कोई भी बातचीत नहीं होती है, ना ही फ़ोन पर, ना ही किसी और के माध्यम से। तो एक दिन जो साला था, जो बिचौलिया था, वो योगेश के पिता के घर आता है और योगेश के पिता से बातचीत करता है। कहता है कि महक की माँ का ऑपरेशन हुआ है, वो अभी जिएंगी या मरेंगी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, आप ज़रा देख लीजिए। दोस्तों ये बात सुनने के बाद में योगेश के पिता के होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों योगेश के पिताजी जो थे बिचौलिया की बातों को सुनने के बाद में हैरान तो हुए, लेकिन वो महक और महक के पिता से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। वो उन दोनों का तलाक कराने की सोच रहे थे। तो वो बिचौलिए से बोल देते हैं कि अगर वो मरते हैं तो मरने दो, हमारा उनसे अब कोई भी संबंध नहीं है, हमारा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। अब बिचौलिया ये बात सुनने के बाद में वहाँ खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि एक समधी अपनी समधन के बारे में, अपनी बहू के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। दोस्तों अब समय ऐसे ही धीरे धीरे और गुजरता है। लगभग 5 दिन गुजर जाते हैं। 5 दिन गुजरने के बाद में जो महक की माताजी थी उनका निधन हो जाता है। निधन जब होता है तो निधन होने के बाद जब अंतिम संस्कार का समय आता है तो योगेश और योगेश के
पिताजी अंतिम संस्कार में पहुंच जाते हैं। अंतिम संस्कार में दाह संस्कार होने के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं और लगभग दोस्तों 1 महीने का ही समय गुजरता है और 1 महीने का समय गुजरने के बाद में एक दिन जो बिचौलिया था वो महक को बताता है कि तुम्हारे पति के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। उसके बाद में डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी और तुम्हारे पति का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। दोस्तों महक उस बिचौलिए के मुंह से ये बात सुनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके छक्के छूट जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और तुरंत नंगे पैर ही हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में पहुंचती है, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में जब देखती है कि उसका पति योगेश आईसीयू में भर्ती है और उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। पति को बाहर से ही खिड़की से देखती है, शीशे से, और देखने के बाद में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भावुक कर लेती है। अंदर से डॉक्टर आता है, डॉक्टर से पूछती है कि मैं उनसे मिल सकती हूँ। तो डॉक्टर उन्हें फिर कहता है कि 2 घंटे बाद तुम उनसे मिल सकती हो। दोस्तों 2 घंटा वहीं गेट के बाहर खड़ी रहती है। 2 घंटे खड़े होने के बाद में अंदर जाती है और योगेश के पास जाकर के योगेश का हाथ पकड़ती है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। योगेश जब देखता है कि उसकी पत्नी उससे मिलने आई है तो योगेश की आंखें बाहर आती हैं और वो फूट फूट करके रोने लगता है। कहता है कि महक तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मुझे आज पता चला है, मैं वास्तव में गलत था, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। महक योगेश के मुंह पर उंगली रखते हुए बोलती है कि आप इन शब्दों को अपने मुंह से निकाल दीजिए। मैं आपसे हमेशा प्यार करती थी, वो तो बस आपका मेरे ऊपर शक था और मैं चाहती थी कि आप मेरे ऊपर शक ना करें, आप बाद में पछतावा करें, इसीलिए मैं वहाँ से आ गई थी अपने घर। मैं तो बस आपको एक सीख देना चाहती थी कि आप मुझ पर कभी शक ना करें, लेकिन आप तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए और आप मुझे बुलाने के लिए ही नहीं आए। तो योगेश हाथ पैर जोड़ता है और उससे बोलता है कि देखिए, मेरे कर्मों का दंड, मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया है, ऐसा लगता है मुझे। तो कहती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुम्हारा ऑपरेशन क्यों करना पड़ा, आखिर तुम्हें दर्द क्यों हुआ। तो योगेश बोलता है कि पिछले 3 महीनों से मेरे पेट में कभी कभार दर्द मारता था, बहुत ही तेज होता था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर का कहना था कि तुम्हें पथरी है, तुम्हें किडनी स्टोन है। और आज बहुत ही तेज दर्द हुआ, मुझसे रहा नहीं गया तो मैं इस हॉस्पिटल में आया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करने की सलाह दी तो मैंने अपना ऑपरेशन करवा लिया। दोस्तों ये बात जब सुनी कि उसे पथरी की बीमारी थी तो वो महक बोलती है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते उससे सही हो जाती तुम्हारी पथरी, ये पेट चीरने फाड़ने की क्या आवश्यकता थी। तो योगेश बोलता है कि जब प्राण ही हाथ में न रहते, इतनी तेज दर्द हो रहा था, तो मैं अपने इस आयुर्वेदिक दवाई को देखता या चीड़ फाड़ को देखता। अगर मुझे पहले से पता होती कि पथरी का इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों से हो जाता है तो मैं करा लेता। दोस्तों इसके बाद में दोनों बातचीत करते हैं। योगेश अपनी पत्नी के पैरों तले गिर जाता है मन ही मन और उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका गुनहगार हूँ। तो जो महक होती है वो उसे बाहों में भर लेती है और उससे कहती है कि आप मेरे पैर क्यों पड़ रहे हैं, आप मेरे पति देव हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं और भगवान अपने शिष्य के कभी पैरों में नहीं पड़ता है, मुझे आप क्यों अपमानित कर रहे हैं। तो योगेश जो था बोलता है कि मैंने तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। महक कहती है कि आप मेरे लिए कुछ भी मत कीजिए, केवल आप अपने पिताजी को समझाइए कि मैं आपके घर में आना चाहती हूँ,
केवल वही हैं जो मुझे वहाँ आने से रोक रहे हैं। तो योगेश कहता है कि पिताजी कौन होते हैं? शादी मैंने तुमसे की थी, मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा। पिताजी कौन होते हैं? मैं जब यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊंगा तो तुम सीधे मेरे घर चले आना। तो महक कहती है कि ठीक है, मैं घर चले आऊंगी, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि जब मेरी माँ का निधन हुआ तो तुम और तुम्हारे पिताजी अंतिम संस्कार में आ गए थे, लेकिन क्या तुम्हें मेरी माँ जब बीमार हुई थी इसकी कोई भनक नहीं लगी थी? दोस्तों, ये बात सुनने के बाद में ये योगेश अपनी गर्दन को झुका लेता है और झुकाने के बाद शांत हो जाता है और शांत होते हुए कहता है कि हाँ, आई थी खबर, बिचौलिए के जरिए उसने कहा था कि माँ जी बहुत बीमार हैं, सासू माँ, उनसे मिल लो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा बहक गया था, पिता के आगे मजबूर था। पिताजी नहीं चाह रहे थे कि मैं उनसे जाकर के मिलूं। तो महक कहती है कि पिताजी चाह रहे थे कि आपका ही कुछ इरादा नहीं था। दोस्तों, अब योगेश जो था वो शांत पड़ जाता है, कहता है कि उस जगह तक मैं बहुत ही ज़्यादा भटका हुआ था, मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने उन किए हुए पापों की सज़ा आज भुगत रहा हूँ। मेरा पेट फट चुका है, चीर फाड़ हो चुकी है, मेरे अंदर थोड़ी बहुत गिलानी है, मुझे थोड़ा बहुत पश्चाताप हो रहा है, इसीलिए आज मैं बच गया हूँ, अन्यथा मैं कब का ऊपर चला गया होता। दोस्तों, महक फिर अपने पति को, योगेश को समझाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ हर किसी के में आती हैं, उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से भगा देना चाहिए। तो योगेश उसकी बातों को समझ नहीं पाता है, फिर उससे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? योगेश ये पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, तो महक कहती है कि जब आप का किसी और के साथ लगाव हो गया था तो आप मुझे साफ साफ शब्दों में कह देते कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे अपनी घर में रखना चाहता हूँ, तो मैं आपसे कभी भी मना नहीं करती, आप उसे अपने घर में ले आते। तो ये बात सुनने के बाद में योगेश अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे अगर प्यार करती हो तो मुझे ताने क्यों दे रही हो? तुम मुझे बार बार क्यों मार रही हो? मैं पहले से ही टूटा पड़ा हूँ। तो पत्नी उससे कहती है कि मैं आपको ताने नहीं मार रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि जब मैं घर में थी, जब मैं तुमसे प्यार करती थी तो तुम मुझसे बता सकते थे, तो मैं अ, तुम्हें उसे घर में लाने की इजाज़त दे दी थी। दोस्तों, इन सब बातों को सुनने के बाद में योगेश फूट फूट करके रोने लगता है और अपने उस बिस्तर से खड़ा होने की कोशिश करता है और पैरों में गिर पड़ने की कोशिश करता है और रोता रहता है। बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। दोस्तों, पति माफ़ी मांग रहा है, बेड से उठने की कोशिश कर रहा है। अब महक को उस पर भरोसा हो जाता है कि वो अब उसे आगे कभी भी धोखा नहीं देगा। फिर वो भी आंखों में आंसू भर लाती है, रोने लगती है, कहती है कि मैं आज आपको माफ़ कर दे रही हूँ, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई और भी नहीं है। मेरे पिताजी ने आपके यहाँ मुझे इसीलिए भेजा था कि आप मेरी देखभाल करें। अगर आप ही मेरी देखभाल नहीं करेंगे तो मेरा जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों, योगेश अब अपनी पत्नी को अपने गले से लगाता है और उससे कहता है कि अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अपनी आगे की ज़िंदगी को एंजॉय करने के सपने बुनने लगते हैं, सपने देखने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी महक की और योगेश की। कैसी लगी कहानी? कहानी सत्य घटना पर आधारित है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता हूँ दोस्तों अगली ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।